अनिल ने ये बात खुद मुझे बताई थी। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने उन्हीं के साथ तो कल सारी रात बिताई थी, उन्हीं के घर में। वो तुम्हारे दादा दादी नहीं थे, ये उसी रूह का छलावा था। वो इसी तरह लोगों को अपने घर तक लाती है और फिर उनका शिकार करती है। ये सुनकर अभय और अनीशा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो लोग अब कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं। देखो, फ़िलहाल तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आज रात यही आराम करो और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाओ। अभय और अनीशा ने यही ठीक समझा और वो लोग डिनर करके सोने के लिए चले गए। ठंड की वजह से नींद वैसे भी मुश्किल थी, लेकिन आखिर उन लोगों को नींद आ ही गई। अनीशा की नींद लेकिन रात में अक्सर टूटती रही और इसी दौरान अचानक उसकी नज़र अभय के बिस्तर पर पड़ी, तो वो अभय को अपनी जगह पर न पाकर चौंक गई। उसने फ़ौरन ही अभय को आवाज़ लगानी शुरू की, जिससे कुमार भी जाग गया। कुमार समझ गया कि अभय कहाँ जा सकता है। उसने फ़ौरन ही अनीशा को अपने साथ चलने के लिए कहा और वो दोनों पहाड़ी घर की तरफ निकल गए। घर की हद पर कुमार ने अनीशा को रोक लिया और वो लोग घर की तरफ अभय को ढूंढने लगे। ये कोई काफ़ी मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि अभय घर के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि वो होश में नहीं है, बल्कि बेहोशी की हालत में वहाँ खड़ा हुआ है। ये देखकर अनीशा अपने आप को रोक नहीं पाई और दौड़ते हुए अभय की तरफ चली गई। उसने अभय को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, जिससे वो होश में आ गया। अभय होश में आते ही अपने आप को उस जगह पर देखकर हैरान हो गया। मैं यहाँ कैसे? जैसे ही वो होश में आया, एक खूनी हंसी सारे पहाड़ में गूंज उठी। कुम्हार अभी तक हद से बाहर ही खड़ा हुआ था और ये सब कुछ देख रहा था। उसने अभय और अनीशा को जल्दी से वहाँ से भागने के लिए कहा। अभय और अनीशा ने फ़ौरन ही वहाँ से निकलने के लिए दौड़ लगाई। वो लोग लकड़ियों के पास आ ही चुके थे, उतने में अनीशा का पैर फिसला और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके उठने से पहले ही किसी अनजान ताकत ने उसके पैर पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए फिर से घर की तरफ ले जाने लगी। अभय ने पीछे मुड़कर एक छलांग लगाई और अनीशा के हाथ पकड़ लिए और अपनी तरफ खींचने लगा। अचानक अनीशा के पैरों की गिरफ्त छूटी और वो अभय के सहारे खड़ी हो गई। उन्होंने जब दोबारा हद से निकलने के लिए भागना शुरू किया, तो सामने कुमार को हद पार करके खड़ा हुआ पाया। धीरे धीरे कुमार हवा में उड़ने लगा था। उसका सारा शरीर कांपने लगा था। उसने अभय और अनीशा को भागने के लिए कहा और वो दोनों फ़ौरन ही घर की हद से बाहर निकल आए। तभी कुमार ने खुद को कोई इंजेक्शन लगाया और ये होते ही वो ज़मीन पर गिर पड़ा। वो किसी तरह ज़मीन के बल घर की हद से पार आकर बेहोश हो गया। अभय और अनीशा ने फ़ौरन ही कुमार को उठाया और नीचे वाले घर की तरफ ले आए। उन लोगों ने कुछ देर तक इंतज़ार किया, लेकिन सुबह होने तक भी कुमार होश में नहीं आया था। अनीशा और कुमार दोनों ही को काफ़ी चोट आई थी, जिनका इलाज करना ज़रूरी था। इसलिए अभय अनीशा को कुमार के पास छोड़कर किसी मदद की तलाश में निकल गया। कुछ वक्त बाद अभय वापस लौटा तो उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी था। तब तक कुमार भी होश में आ चुका था। कुमार ने उस आदमी को देखा और फ़ौरन ही खड़े होते हुए कहा, कौन है ये? अंकल, ये मुझे रास्ते में मिले। वो तभी उस बूढ़े आदमी ने अभय की बात काटते हुए कहा, मैं कौन हूँ ये जानने से पहले मुझे आईने में देख लो। और वो आदमी आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया है कि मैं उस रूह का कोई छलावा नहीं। माफ़ कीजिए, लेकिन मैं समझता हूँ। ये कहते हुए वो आदमी अपने पास के थैले से कुछ चीज़ें निकालने लगा। मैं नीचे के गांव में ही रहता हूँ और तुम्हारी किस्मत से यहाँ से गुज़र रहा था जब मेरी नज़र इस लड़के पर पड़ी। जब इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैं इसके साथ ही चला आया। मेरा नाम हरी है और मैं एक हकीम हूँ। ये कहते हुए वो कुमार के घाव पर दवाई लगाने लगा। बहुत खुशकिस्मत हो कि अभी तक ज़िंदा हो, वरना उस आत्मा से बच पाना नामुमकिन है। हाँ अंकल, हमें भी कल रात कुछ समझ नहीं आया। आखिर हुआ क्या? कुमार ने एक लंबी सांस ली और फिर कहने लगा, अभय, कल रात तुम नींद में उस घर की हद पार कर गए। मैं जानता हूँ कि ये उसी आत्मा की करनी है, लेकिन तुम लोगों ने उस घर की हद पार करके अपने आप को यहाँ कैद करवा लिया है।
कल जब वो रूह तुम्हें घर की तरफ खींच रही थी तो मेरे पास तुम्हें बचाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता था, वो ये कि मैं उसकी हद में आ जाऊं। अंकल, इसका मतलब ये कि उस रूह ने अनीशा को इसलिए छोड़ा क्योंकि आपने हद पार कर ली थी? हाँ, वो रूह बहुत चालाक है अभय। वो सबसे पहले उन लोगों पर हमलावर होती है जो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। अगर तुम उससे अनजान हो तो उसके लिए तुम्हें मारना कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन फिर उसने आपको छोड़ क्यों दिया? क्योंकि मैंने अपने आप को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था। जितना मैं जान पाया हूँ उससे ये समझता हूँ कि वो रूह लोगों को मारने के लिए उनके शरीर में दाखिल होती है, फिर वो उसी शरीर का सहारा लेकर बाकियों को मारती है और इसके बाद उस शरीर को भी ख़त्म कर देती है। हमने अक्सर देखा है कि जब कोई आत्मा किसी के शरीर में दाखिल होती है तो उस आदमी को शांत करने के लिए उसे बेहोश किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि बेहोश शरीर के अंदर वो आत्मा कुछ नहीं कर पाती। इसीलिए मैंने अपने आप को ये इंजेक्शन लगा दिया। उस आत्मा को समझ आ गया था कि मैं अगर बेहोश हो जाऊंगा तो वो तुम लोगों को मार नहीं पाएगी, इसलिए उसे मेरा शरीर छोड़ना पड़ा। और जब तक वो ये कर पाती, खुशकिस्मती से तुम दोनों ने उसकी हद पार कर ली थी और मैं भी, जो एक कदम से ही हद में आया था, जल्दी से हद से बाहर आ गया। वो बूढ़ा ये सब बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। हालांकि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, लेकिन तुमने ये बहुत बड़ा जोखम उठा रखा था। जानता हूँ बाबा, लेकिन मैं इन बच्चों को उसके हाथों मरने तो नहीं दे सकता था। क्या तुम मुझे अपनी और इनकी पूरी कहानी बता सकते हो कि तुम लोग इस रूह के जाल में आखिर फंसे तो फंसे कैसे? उन लोगों ने सारा वाकया हकीम को बता दिया। जो कुछ भी हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, और इसके आगे जो कुछ भी होने वाला है वो इससे भी भयानक होगा। क्या मतलब? वो रूह तुम दोनों का ही इंतज़ार कर रही थी, और अब जब तुम उसके जाल में फंस चुके हो, जब तक वो तुम्हें मार नहीं देती चुप नहीं बैठेगी। हमारा इंतज़ार? वो कैसे? हाँ, जिस तरह तुम लोग इस पहाड़ से निकलना चाहते हो, उसी तरह वो रूह भी उस घर की हद से निकलना चाहती है। वो घर उसके लिए कैद से कम नहीं। उस आत्मा को अपने कैद से निकलने के लिए किसी ऐसे इंसान को मारना होगा जिससे उसका संबंध इस दुनिया में नहीं, किसी और दुनिया में जुड़ चुका हो। जब तुम्हारी माँ उस घर में रहने के लिए गई, तभी उस रूह ने तुम्हारे साथ अपना संबंध जोड़ लिया। तुम कोख में थे, यानी तुम इस दुनिया से नहीं थे। वो तब से तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। जब तक तुम इस दुनिया में नहीं आ जाते तब तक वो तुम्हें नहीं मार सकती थी। इसीलिए उसने तुम्हारे माता पिता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब तुम पैदा हो चुके थे तब तुम्हारे माता पिता की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए अगली बार जब वो उस घर में गए तो ज़िंदा नहीं बचे। यही वजह है कि वो तुम लोगों को इस किस्म के छलावे दे पाई, वरना किसी अनजान आदमी को वह ऐसे छलावों से इस घर की तरफ नहीं ला सकती। तुम लोगों का यहाँ आना, उसके बनाए छलावे से दादा दादी से मिलना, अभय का नींद में चलकर उस घर तक पहुँचना, ये सब इसी की वजह से हुआ है क्योंकि वो तुम्हें यहाँ बुलवाना चाहती थी, और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो चुकी है। अब अगर वो तुम्हें मार दे तो वो अपनी कैद से आज़ाद हो जाएगी, और इसके बाद कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। वो किसी को चैन से जीने नहीं देगी। बाबा, आप इस आत्मा के बारे में इतना कैसे जानते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो मेरी बेटी थी। क्या? हाँ, मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसी आत्माओं का नाम लेने से वो और ताकतवर हो जाती है, लेकिन हाँ, वो मेरी बेटी थी। मैं उन दिनों गांव से बाहर था जब गांव वालों ने उसे काला जादू करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। मेरे आने से पहले उन लोगों ने उसी घर में उसे मार दिया। तब से लेके अब तक वो उस घर में मौत का खेल खेल रही है। ये सुनकर सब शांत हो गए और कमरे में एक सन्नाटा सा छा गया। बाबा, क्या हम इस आत्मा से बच नहीं सकते? क्या इस सब को रोकने का कोई रास्ता नहीं? क्यों नहीं, एक रास्ता है। उस घर में जहाँ काला जादू हुआ है, एक काले जादू की किताब है।
जो मेरी बेटी हमेशा इस्तेमाल करती थी। मुझे यकीन है कि उस किताब में उस आत्मा से निपटने का कोई ना कोई हल ज़रूर मौजूद होगा, लेकिन उस किताब को हासिल करना नामुमकिन है। सब यही सोचने में लग गए कि आखिर उस किताब को हासिल कैसे किया जा सकता है। इस वक्त तक रात हो चुकी थी, इसलिए कुमार ने हकीम बाबा को रुकने के लिए कहा। ऐसी बर्फीली रात में और कोई चारा भी न था। सारे लोग धीरे धीरे करके सो गए। अगली सुबह अभय की आंख कुमार की आवाज़ से खुली। कुमार अभय और अनीशा को घर के बाहर से आवाज़ दे रहा था। अभय और अनीशा दोनों ही घर के बाहर आए। क्या बात हो गई अंकल? अब और वो बाबा कहाँ है? बाबा ने उस आत्मा से निपटने का हल ढूंढ लिया है। उन्होंने तुम दोनों को भी वही बुलवाया है। चलो जल्दी करो। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आज हम उस आत्मा से पीछा छुड़ा लेंगे। अभय और अनीशा इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए। वो कुमार के साथ हकीम बाबा से मिलने के लिए फ़ौरन ही निकल पड़े। कुमार आगे चलते हुए उन लोगों को राह दिखा रहा था और वो लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे। बर्फ़ की वजह से चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो अपनी खुशी में चले जा रहे थे। अचानक अनीशा ने अभय के हाथ को पकड़ा और उसे कुमार की पैरों की तरफ देखने का इशारा किया। अभय को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फ़ौरन ही उसे भी वही झटका लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और दोबारा सामने मुड़कर देखा। कुमार आगे चला जा रहा था, लेकिन बर्फ़ में उसके पैरों के कोई निशान नहीं थे, जबकि पीछे अभय और अनीशा दोनों के निशान साफ साफ मौजूद थे। अभय और अनीशा वहीं रुक गए और थोड़ी ही देर में कुमार भी वहीं रुक गया। कुमार बिना पीछे मुड़े कहने लगा, और कब तक बचोगे? तुम दोनों को मार के मैं अपनी इस कैद से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगी। अभय और अनीशा उल्टे पैर वहाँ से भाग गए। ये समझना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि कुमार और हकीम बाबा रात में उस आत्मा का शिकार हो चुके हैं। इसीलिए वो बाहर से आवाज़ दे रहा था ताकि घर के अंदर आईने उसका राज फाश न कर दे। अब अभय और अनीशा दोनों ही अकेले पड़ गए थे। उन्होंने कुछ रोज़ उसी घर में खौफ और परेशानी में बिताए। फिर एक दिन अभय बोल पड़ा, हम ऐसे तो यहाँ नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्या ज़िंदगी भर ऐसे ही यहाँ पड़े रहेंगे? मैं जानती हूँ अभय, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उस आत्मा से निपटने का रास्ता है वो किताब जो उस मनहूस घर में पड़ी है। वहाँ जाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। ऐसा है तो यही सही, लेकिन मैं और ऐसे नहीं रह सकता। हमें उस किताब को हासिल करने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अगर कोशिश भी नहीं करेंगे तो रास्ता कैसे निकलेगा? ठीक है, हम कल उस घर में जाकर उस किताब की तलाश करेंगे, फिर जो होगा सो होगा। अभय और अनीशा दोनों ही इस हाल से तंग आ चुके थे और दूसरे दिन दोनों ही पहाड़ी घर के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में दोनों घर के सामने खड़े थे। उन दोनों ने एक बार एक दूसरे को देखा, जैसे एक दूसरे को अलविदा कह रहे हो, और साथ ही में दोनों ने उस घर की तरफ कदम बढ़ा दिया। उन्होंने सोचा था कि जैसे ही वो उस हद में आ जाएंगे कुछ ना कुछ अजीब होने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग घर के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन अभी भी कहीं कोई हरकत नहीं हुई। वो जल्दी जल्दी उस किताब को ढूंढने लगे ताकि उसे लेकर वहाँ से जल्द निकल जाए। तभी घर का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। दोनों की नज़र दरवाजे पर पड़ी। अभय उस दरवाजे की तरफ बढ़ा तो अचानक उसे किसी ने ज़ोर से ढकेल दिया और वो मेज़ पर जा गिरा। अनीशा उसकी तरफ बढ़ ही रही थी कि उसका जिस्म अचानक जकड़ गया। वो धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी और उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। उसे ये एहसास हो गया था कि अनामिका की रूह उसके जिस्म में दाखिल हो रही है। उसने जेब से एक इंजेक्शन निकाला और अपने पर लगाने ही वाली थी कि उसका हाथ हवा में ही रुक गया। अनामिका ने उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। उसने अपने हाथों के इंजेक्शन को ज़ोर से ज़मीन पर फेंका और पैरों से उसके टुकड़े कर दिए। फिर उसने अभय की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। तुम इतने बेवकूफ हो कि तुमने ये सोच लिया मुझे हरा सकते हो। मेरी किताब से मुझको मारना चाहते हो, हाँ?
ये कहते ही उसने ज़ोर से हवा में छलांग लगाई और अभय के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अभय के गले को एक हाथ से पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। अनीशा, होश में आओ, मेरी आंखों में देखो। तुम अनीशा हो और मैं तुम्हारा भाई अभय हूँ। मुझे पहचानो अनीशा, तुम्हें इस आत्मा से लड़ना होगा। अनीशा। ये सुनकर अनीशा के अंदर से अनामिका हंसने लगी। उसने अभय के चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के सामने कर दिया। हाँ, देखो अपनी बहन की आंखों में, यहाँ अब कोई अनीशा नहीं, सिर्फ अनामिका है, अनामिका। तभी उसे अपने गले में कुछ चुभने का एहसास हुआ। अभय ने अपनी जेब से बेहोशी का इंजेक्शन निकालकर अनीशा के गले में लगा दिया था। अनीशा का शरीर उसी वक्त ढीला पड़ने लगा और उसकी अभय के गले की गिरफ्त भी ढीली पड़ गई। अनामिका अंदर से नहीं नहीं चिल्ला रही थी, लेकिन इंजेक्शन के असर से अनीशा का जिस्म आखिर बेहोश हो गया। जैसे ही अनीशा ज़मीन पर गिर पड़ी तो एक भयानक शांति छा गई। अभय ने बिना वक्त बर्बाद किए फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल दिया और वापस आकर अनीशा को लेकर बाहर निकलकर भागने लगा। तभी अनीशा का जिस्म ज़ोर ज़ोर से झटके मारने लगा, लेकिन अभय बिल्कुल नहीं रुका और देखते ही देखते वो अनीशा को हद से पार ले आया। जैसे ही अनीशा हद के बाहर आ गई, उसका जिस्म ज़ोर ज़ोर से तड़पने लगा और घर से अजीब अजीब और भयानक रोने की, चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अनीशा का पूरा शरीर सर से पैर तक ज़ोर ज़ोर से झटके दे रहा था और अभय उसको पकड़कर वहीं बैठा हुआ था। कुछ देर बाद अनीशा का जिस्म पूरी तरह से शांत हो गया। उसमें कोई हरकत नहीं थी। अभय घबरा कर उसकी सांसें चेक करने लगा तो वो समझ गया कि अनीशा बेहोश हो गई है। उसने अनीशा को गोद में उठाया और नीचे की तरफ निकल पड़ा। जब अनीशा ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो एक हॉस्पिटल में बेड पर लेटी हुई है। अभय सामने ही सोफे पर सोया हुआ था। उसने उठने की कोशिश की तो अभय भी जाग गया और उसके पास आकर बैठ गया। अब कैसा फील कर रही हो? हम यहाँ कैसे? तुमने ठीक कहा था। उस आत्मा को अगर हम हद से बाहर ले आए तो बात बन सकती है, और यही हुआ। शायद वो हद उस आत्मा का। खैर, तुम्हारे अंदर उस आत्मा के आ जाने के बाद जब मैंने उसे इंजेक्शन दिया तो वो तुम्हारे शरीर में ही कैद हो गई। जब तक तुम होश नहीं आ जाता था तब तक वो उसी शरीर में कैद थी। उतना वक्त काफ़ी था तुम्हें उस घर की हद से निकालने के लिए। अनीशा वही रो पड़ी। अभय ने उसे गले से लगाया। रो मत अनीशा, सब कुछ ख़त्म हो गया है। अरे नाना का 3 बार फ़ोन भी आ चुका है। अब जल्दी से ठीक हो जाओ। घर नहीं चलना है क्या?